सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर मोर स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 12, जो कि है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर जितने भी फॉरेस्ट है उनके कितने लेयर्स होते हैं और कितने टाइप्स के लेयर्स होते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, विच मीन्स निर्भर होते हैं? और जानवर, पशु पक्षी और घास वगैरह आपस में मिलकर एक किस तरीके से फूड चेन बनाते हैं और किस तरीके से वो फॉरेस्ट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के सर्वाइवर बनते हैं। तो इन्हीं सबको डिटेल में जानने के लिए बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। आइए चलिए देखते हैं कि हमारा टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से होंगे इस वीडियो में कवर। पहला है हमारा फॉरेस्ट प्रोफाइल एंड सेकेंड है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। चलिए एक एक करके समझते हैं सभी टॉपिक को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोफाइल। बढ़ते हैं थोड़ा फॉरेस्ट प्रोफाइल के बारे में। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑफ वेरियड हाइट एंड साइज इन द फॉरेस्ट। बहुत ही अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स उनके साइज और उनके हाइट्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। पार्ट्स ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इंक्लूडिंग द ब्रांचेस एंड लीव्स आर कलेक्टिवली नोन एज द क्रोन। जितने भी ट्री के पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, वो उसे क्रोन बोला जाता है। ट्रीज बिलोंगिंग टू द जीनस पाइनस हैव टैपर्ड क्रोन्स व्हाइल अ नीम ट्री हैज अ क्रोन दैट लुक्स लाइक अ ग्लोब। बहुत ही ट्री जो है वो अलग अलग उनके क्रोन्स जो है वो अलग अलग होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जीनस पाइनस। इसका जो क्रोन है वो बहुत ही ज्यादा टैपर्ड होता है, विच मीन्स बहुत ही ज्यादा पतला होता है देखने में। या तो उसकी स्टेम जो है वो पतली होती है या ब्रांचेस या लीव्स जो है वो पतला होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टैपर्ड दिखाई देता है। While a neem tree has a crown that looks like a globe, जबकि जो नीम ट्री है वो उसका जो क्रोन है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोब की तरह दिखाई देता है। जैसे हमारा अर्थ जो है वो बिल्कुल ही गोल है, वैसा ही नीम के ट्री को अगर आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल जो है वो ग्लोब की तरह दिखाई देगा। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ ट्रीज एंड द टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव देयर। ट्री के हाइट पर ही जो है वो एनिमल्स के टाइप जो है वो डिपेंड करते हैं कि जिस टाइप का वहाँ पे ट्री मौजूद होगा फॉरेस्ट में, उसी टाइप्स के एनिमल्स भी जो है वो वहाँ पे रहेंगे। फॉरेस्ट आर डिवाइड इनटू लेयर्स, और फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है फॉरेस्ट लेयर्स। इस फॉरेस्ट लेयर्स के बारे में जानकर हम यह समझेंगे कि एक पेड़ के जो है वो कितने लेयर्स हो सकते हैं और उन सभी लेयर्स को जो है वो क्या बोला जाता है। फॉरेस्ट लेयर एक्चुअली जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। पहला है जो कि इमर्जेंट लेयर, दूसरा है कैनोपी लेयर, तीसरा है अंडर स्टोरी लेयर एंड लास्ट है फॉरेस्ट फ्लोर। इन सब के बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट लेयर के बारे में जो कि इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो टॉप की लेयर होती है और इसकी ऊंचाई जो है वो बाकी पेड़ों से और बाकी लेयर से जो है वो ज्यादा होती है, और इसलिए जो सनलाइट की जो रेज है वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ती है। आप पिक्चर में देखेंगे कि जो सबसे टॉप वाला एरिया है उसी को इमर्जेंट लेयर जो है वो शो किया गया है। पॉइंट्स की तरफ अगर हम देखें तो द ब्रांचेस ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज आर नोन एज द इमर्जेंट लेयर। जो ब्रांचेस होता है ट्री का सबसे टॉलेस्ट एरिया, उसको टॉप मोस्ट लेयर बोला गया है, उसी को जो है वो इमर्जेंट लेयर कहा जाता है। सेकेंड है दिस लेयर इज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिसीव्स सनलाइट इन अबंडेंस। इस लेयर की जो हाइट होती है वो 40 मीटर होती है ग्राउंड से, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, और इसकी सनलाइट जो है वो सीधा जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो इस लेयर के ऊपर पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है ईगल्स, बटरफ्लाइज, बैट्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ मंकीज लिव हियर। बहुत टाइप के जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो इस पेड़ के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे सेकंड लेयर के बारे में जो कि है कैनोपी लेयर। फर्स्ट लेयर हमने जो है वो इमर्जेंट लेयर के बारे में पढ़ा, सेकंड हम कैनोपी लेयर के बारे में पढ़ेंगे। कैनोपी लेयर जो है बहुत ही ज्यादा डेंस होती है, जिस रीजन की वजह से जो हार्मफुल सनलाइट या फिर हैवी रेनफॉल जो होती है इस लेयर की वजह से बाकी के जो नीचे लेयर्स है वो प्रोटेक्टेड रह पाते हैं, और साथ ही इस पर बहुत अलग अलग टाइप्स के जो है फूड्स जो है वो देखने को मिलते हैं,
और बर्ड्स, मंकीज, ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह, ये सारे जो है वो इसी लेयर के ऊपर बैठे रहते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे कैनोपी लेयर क्या होता है। चलिए एक बार पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बिलो द इमर्जेंट लेयर इज द कैनोपी लेयर। इमर्जेंट लेयर के बिलो कौन है? कैनोपी लेयर है। And second, this layer is formed when trees growing close to each other appear as a roof over the rest of the two floors below. ये लेयर क्या काम करती है? जब ये इसके ट्रीज आपस में क्लोजली पैक होकर जब ग्रोथ होना शुरू होते हैं तो ये एज अ रूफ की तरह काम करती है बाकी नीचे वाले फ्लोर्स के लिए। अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। दिस लेयर इज सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट पेनिट्रेट्स इट। ये लेयर जो है वो डेंस होने के कारण क्या होता है, इस लेयर में पड़ने वाली सनलाइट की रेज बहुत ही कम नीचे की तरफ जाने वाली जो बाकी फ्लोर्स हैं उसके ऊपर बहुत ही कम जो है वो सनलाइट गिरती है। फोर्थ पॉइंट है द कैनोपी मेजर्स फ्रॉम अबाउट 20 मीटर्स टू 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। कैनोपी का अगर हम मेजर करते हैं कैनोपी लेयर का, तो इसका जो ग्राउंड से अगर हम इसको मेजर करें तो ये 20 मीटर्स टू 40 मीटर्स तक जो है वो लंबी होती है हाइट में। लास्ट पॉइंट है हमारा इट हैज एन अबंडेंस ऑफ फूड, हेंस इट इज ड्वेलिंग प्लेस फॉर मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मंकीज। इसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो वैरायटी ऑफ फूड जो है वो मिलते हैं देखने को, और साथ ही साथ ये बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट और मंकीज के लिए एक अच्छा प्लेस जो है वो माना जाता है। आई होप आप समझे होंगे कि कैनोपी लेयर क्या होता है, इस लेयर में क्या क्या चीजें होती है और इस लेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड लेयर की तरफ। अब हम पढ़ते हैं हमारे थर्ड लेयर के बारे में जो कि है अंडरस्टोरी लेयर। अंडरस्टोरी लेयर क्या है? ये कैनोपी लेयर और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच के लेयर को जो है वो अंडरस्टोरी लेयर कहा जाता है, और इसकी जो हाइट है वो लगभग जो है वो 20 मीटर्स तक की होती है, और साथ ही इस पे बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं, वो हम जो है वो पॉइंट्स में समझेंगे। और साथ ही साथ अलग टाइप्स के बर्ड्स, इंसेक्ट और कुछ एनिमल जो है वो इसी अंडरस्टोरी लेयर के नीचे रहते हैं। पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर इज नोन एज द अंडरस्टोरी। जो स्पेस है कैनोपी लेयर को और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच का, उसी लेयर को जो है वो अंडरस्टोरी लेयर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा दिस लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द फुट ऑफ ट्रीज एंड ग्रोज अप टू 20 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। इस लेयर का जो ट्री है वो फुट से लेकर जो है वो टॉप तक, ग्राउंड से टॉप तक जो है वो 20 मीटर्स जो है वो उसकी हाइट होती है। Plants such as orchid, vines, palms and ferns grows in this region. बहुत टाइप्स के जो है वो प्लांट्स जो है वो इसी अंडरस्टोरी लेयर में जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा many birds, insects and a few animals such as leopard and sloth bears live here. बहुत टाइप्स के बर्ड्स, इंसेक्ट और कुछ एनिमल्स भी जैसे कि लेपर्ड और स्लॉथ बियर्स इसी अंडरस्टोरी लेयर के नीचे रहते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि अंडरस्टोरी लेयर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट लेयर के बारे में जो कि है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर जो है लास्ट लेयर कहलाती है, और ये लेयर सॉइल से कनेक्टेड रहती है, और इस लेयर में झाड़ियाँ और छोटे प्लांट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही क्या होता है कि इस लेयर में जो है वो छोटे जानवर के लिए ये लेयर जो है एज अ हैबिटेट की तरह जो है वो काम करती है, यानी कि उनके घर बनाने के लिए भी ऐसा ये लेयर जो है वो काम करती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी झाड़ियाँ और छोटे मोटे जो है प्लांट्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द ग्राउंड लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट का जो है वो ग्राउंड लेयर होता है। सेकंड पॉइंट, द सॉइल इज मॉइस्ट एंड वाटर कंटेनिंग, डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स एंड एनिमल मैटर। सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और वाटर कंटेनिंग होने की वजह से वहाँ के जो लीव्स, फ्रूट्स और एनिमल मैटर होते हैं वो सॉइल में जल्दी से जल्दी जो है वो डिके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि सॉइल में मिल जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस लेयर ऑफ फॉरेस्ट इज होम टू रैबिट्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, अर्थवर्म्स, फंगी, टर्माइट एंड इंसेक्ट्स। ये लेयर के जो फॉरेस्ट है इसमें जितने भी रैबिट्स वगैरह हैं, ये लेयर जो है वो उनके होम की तरह काम करता है, यानी कि उनके हैबिटेट की तरह काम करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा द डिकम्पोजर्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर टू फॉर्म फर्टाइल सॉइल नोन एज ह्यूमस। जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स माने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट, ये कीड़े क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर जो डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर जितने भी डेड प्लांट्स होंगे और एनिमल मैटर होगा उसको फर्टाइल करने में जो है वो हेल्प करेगा, यानी कि उसको मिट्टी में मिलाने की जो है वो उसमें मदद करेगा। और इसी फर्टाइल को क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है। और ये ह्यूमस जो है वो सॉइल की न्यूट्रिशन को जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ाता है। आई होप आप समझ रहे हो कि फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो क्या होता है
और ये किस तरीके से फॉरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारा एक नया टॉपिक आता है जो कि है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट, कि प्लांट और एनिमल्स कैसे एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटरडिपेंडेंस फॉरेस्ट के अंदर जो है वो रह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है जो कि है प्रोड्यूसर। द प्लांट एंड एनिमल इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, सो ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट्स और एनिमल जो है वो फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए प्लांट्स को जो है वो ऑटोट्रॉप्स जो है वो नाम दिया गया है, और इसीलिए प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता। कंज्यूमर्स क्या है? जो दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड हो एज अ फूड, उसको जो है वो कंज्यूमर्स बोला जाता है। पॉइंट्स की तरफ देखें। Living things that eat other organisms as a food are called heterotrophs. All animals are heterotrophs, so also called consumers. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो एज अ फूड की तरह, उसको हेटेरोट्रॉप्स से बोला जाता है, और सारे एनिमल जो है वो इसी रीजन की वजह से हेटेरोट्रॉप्स जो है वो कहलाते हैं, और इसलिए इनको कंज्यूमर्स भी हम कहेंगे। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उसको हर्बीवोर्स बोला जाता है। जैसे सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उसको हर्बीवोर्स बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को जो है वो खाते हैं। पॉइंट्स की तरफ देखें। कार्निवोर्स एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स, whereas omnivores animals eat both plants and animals. कार्निवोर्स जो है वो होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, जबकि ओमनिवोर्स जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। इसमें जो है वो दो अलग अलग जो है वो डेफिनेशन दी गई है, कार्निवोर्स की और एक ओमनिवोर्स की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब खोजी। वो जो डेड एनिमल्स को जो है खाते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं, उसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। पॉइंट्स की तरफ देखें। When animals die, their bodies are eaten by crows, vultures and hyenas. This group of animals is called scavengers. वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाएं और डेड बॉडीज को खाएं, क्रोस के थ्रू हो सकता है या फिर वल्चर उन्हें खा सकते हैं। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? इस ग्रुप ऑफ एनिमल को स्कैवेंजर्स बोला जाता है। आई होप आप समझे हुए कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। अब हमारा टॉपिक आता है जो कि है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल। अब हम इसमें ये है कि प्लांट्स जो है वो किस तरीके से एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मधुमक्खी है, मधुमक्खी अगर जो है वो फूलों से अपना रस नहीं लेगी, तो फूलों को जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है पॉलिनेशन के टाइम पे। इसी तरीके से जो फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी बर्ड उनके ऊपर बैठे और उनका जो नेक्टर होता है यानी कि उनका जो जूस होता है वो उनसे लेकर जाए। ये जो है वो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन इजीली बनाने के लिए, इसलिए जो है वो प्लांट जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नॉट ओनली डू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, बट प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स इन मैनी वेज। सिर्फ एनिमल ही जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, प्लांट भी जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं बहुत ही अलग तरीकों से। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फीड ऑन देयर नेक्टर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। इंसेक्ट या फिर बर्ड जो है वो अपना खाना जो है वो इकट्ठा करने के लिए फ्लावर को ढूंढते हैं और वहाँ फ्लावर का जितना भी नेक्टर होता है यानी कि जूस होता है उसको जो है वो लेके चले जाते हैं। दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। और ये चीज़ किस लिए की जाती है? ये प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर का मतलब यहाँ पे जब मेल फीमेल जो आपस में पॉलिनेट करते हैं, उसी प्रोसेस को ये इजी करवाने में हेल्प करता है जब बर्ड और इंसेक्ट जो है वो नेक्टर फ्लावर से लेके जाते हैं तब, विच लीड्स टू दी रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा जो कि है फ्रूट्स एंड सीड्स which are produced after pollination are dispersed by the animals in different places. Pollination के बाद जब fruits और seeds की जब growth होती है फ्लावर में, तब बहुत सारे animals आकर fruits और seeds को जो है वो अलग अलग places पे लेकर चले जाते हैं। इसमें हम ये समझते हैं कि plants भी जो है वो animal के ऊपर depend रह सकते हैं और animal के बिना plant जो है वो एक दूसरे से pollinate नहीं कर पाएंगे।
अब हमारा नया टॉपिक आता है जो कि है फूड चेन। फूड चेन का मतलब यहाँ पर है, जैसे कि वाटर साइकिल होता है, उसमें पूरी साइकिल दिखाई जाती है कि वाटर किस तरीके से इवेपोरेट होके फिर से रेस्पिरेशन होकर फिर दोबारा वो वाटर किस तरीके से बनता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी फूड को किस तरीके से जो एज अ चेन की तरह यानी कि सर्कल की तरह यहाँ पे दिखाया गया है, वहाँ पे हम इसमें फूड चेन में हम पढ़ेंगे। फूड चेन में पिक्चर में अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो है वो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, वो है ग्रास। और ग्रास का भी अगर देखा जाए प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा, वो होगा सन। सन से ही वो क्या करेंगे, सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस करेंगे ग्रास, आपस में अपना फूड बनाएंगे खुद से, जिसको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर नाम दिया गया है। फिर उसके बाद वो दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर प्लांट से अट्रैक्ट होके फिर वो उसे एज अ फूड की तरह जो है वो कंज्यूम करेगा। एंड सेकेंडली फिर फ्रॉग जो है वो ग्रास ऊपर को खाएगा। सेम ऐसी जो है वो ये चेन जो है वो चलती जाएगी, स्नेक फ्रॉग को खाएगा एंड हुआक जो है वो स्नेक को खाएगा। एंड लास्ट में इन केस अगर हुआक या फिर ईगल जो मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे सॉइल के अंदर। और डिकम्पोज उसे कौन करेगा, वो बैक्टीरिया, फंगी या फिर आप कह सकते हो डिकम्पोजर्स उसे जो है वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज करेगा। तो यही चेन जो है वो पूरी तरीके से फूड चेन जो है वो चलती है हमारे अर्थ के अंदर। पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अ फूड चेन इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। फूड चेन कब फॉर्म की जाती है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए खाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहोपर्स डिपेंड ऑन ग्रास एंड प्लांट्स फॉर फूड। ग्रासहोपर जो है वो ग्रास पे डिपेंड है और प्लांट्स पे डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए। Frogs eat the grasshopper, snakes eat the frog for their food. This dependence of organisms on one another for food forms a food chain. ये ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं फूड के लिए, यही पूरा जो है वो चेन क्या फॉर्म करता है, फूड चेन फॉर्म करता है। A food chain always start with plants and ends with carnivorous animals. फूड चेन जो है वो हमेशा जो है वो प्लांट से शुरू होगा और एंड पे जो है वो कार्निवोर्स पे खत्म होगा। कार्निवोर्स एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल फूड चेन्स इज द सन दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट टू मेक फूड। लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी जो एक प्राइमरी सोर्स होता है जो कि है एनर्जी यानी कि सन अगर उसकी सनलाइट जो है वो ग्रास पे पड़ेगी तभी वो ग्रास जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड जो है वो खुद से बनाएगा, तभी फिर फूड चेन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। आई होप आप समझे हो कि फूड चेन क्या है और वो किस तरीके से एज अ चेन की तरह जो है वो क्रिएट करती है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जो कि है फूड वेब। फूड वेब का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल फूड चेन का एक दूसरे से इंटरलिंक होना। लास्ट वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था फूड चेन। फूड चेन क्या था, उसमें एक पर्टिकुलर एक चेन दी गई थी जिसमें इंसेक्ट थे, एक करके जो है वो सारे एनिमल्स थे, शो किए गए थे उस फूड चेन में। लेकिन फूड वेब में जो है वो ऐसे मल्टीपल फूड चेन जो है वो शामिल हो जाते हैं। जैसे कि स्नेक, अगर स्नेक को फ्रॉग खाना है तो वो इनकेस अगर फ्रॉग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसके पास तो वो बर्ड्स को भी जो है वो एज अ फूड की तरह खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है। सेम ऐसी अगर आउल को जो है वो माउस नहीं मिलता तो वो फ्रॉग खा के अपना जो है वो गुजारा कर सकता है। तो इस फूड वेब में जो है वो सारे फूड चेन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर इन केस अगर इसी पूरे फूड वेब में अगर एक भी चीज मिसिंग होती है तो वो दूसरे के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स की तरह वो उसको कंज्यूम कर सकता है। सपोज ग्रास अगर मिसिंग हो जाए तो ग्रास ऊपर फिर किसे खाएगा, फिर ग्रास ऊपर को दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो चूज करना पड़ेगा, दूसरे प्लांट्स की तरफ उसको मूव करना पड़ेगा। इसलिए जो है इसे फूड वेब कहा जाता है। पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ फूड वेब। मल्टीपल फूड चेन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, क्या करने के लिए, फूड वेब फॉर्म करने के लिए। अ फूड वेब इज एन इंडिकेटर हाउ क्लोजली प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ रीजन डिपेंड ऑन ईच अदर। कि फूड वेब जो है वो ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इफ एनी वन मेंबर इज अफेक्टेड द एंटायर फूड वेब गेट्स डिसरप्टेड। अगर कोई भी एक मेंबर जो है इस पूरे फूड वेब में अफेक्ट होता है तो पूरा फूड वेब जो है वो डिसरप्टेड जो है वो हो जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा।
आई होप आप समझे होंगे कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, और फूड वेब या फिर फूड चेन कितना ज़्यादा जो है वो हमारे अर्थ के लिए और हमारे फॉरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Please do like, comment, share and subscribe our channel Score More Study.